पहली बार यहाँ घूमने के लिए आया, और जब मैं घूमने के लिए आया तो मुझे लगा कि शायद ये वही देश है जहाँ मैं आकर के मतलब रहना चाहता हूँ, बसना चाहता हूँ। यहाँ इस देश का परमानेंट रेसिडेंसी है। अगर आप इस देश में अपना बिजनेस खुद का खोलें तो भी आप थ्रू वर्क अपनी कंपनी में डायरेक्टर बन करके आप टेम्पररी रेसिडेंस परमिट ले सकते हैं। हमें कोई रियल अगर बिजनेस करना, भले छोटा सा बिजनेस क्यों ना हो, भले वो चाय का बिजनेस क्यों ना हो, मैं इस देश के फ्री इकोनॉमिक जोन जो है, यहाँ पे 3 राज्य हैं, उन राज्यों के फ्री इकोनॉमिक जोन जो होते हैं, जो कि इंडस्ट्रीज जहाँ पे होती हैं, मैं उनका इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन अटॉर्नी हो सके। इसके अलावा आप याद रखिए कि इस देश में करप्शन नहीं है। बहुत सारे लोग हैं ना जिसको डोंकी मारना कहते हैं या कबूतरबाजी कहते हैं, कि एजेंट्स के पास जाते हैं और एजेंट 30-35 लाख वाला जो बिल है उनसे ले लेंगे, चीट करते हैं। और एक कंट्री से यूरोप में एंट्री करने के लिए, कभी बेलारूस, वहां पे लड़कियां पैसा लेती है, शादी करती है और वो उनको मतलब अपना 5 years 7 years हाँ, और वहां की सिटीजनशिप लेते हैं। कुकनी माउंटेन के सभी व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर, आज हमारे खास मेहमान है बेलारूस से प्रियांशु झा साहब। बहुत ही डाउन टू अर्थ सर, आपका बहुत बहुत वेलकम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं, और बहुत ही डाउन टू अर्थ शख्स है। इनकी हिंदी इतनी बेहतरीन है कि मुझे अमीन सयानी की हमेशा इनकी आवाज सुन के याद आती है। इनके वीडियोस पे जो आप इनको देखेंगे, इनको फॉलो करेंगे, मैं पूरी डिटेल इनकी बताऊंगा। मैं एक शेर के साथ सर आपका वेलकम कर रहा हूं। जो दिल का हो खूबसूरत, जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज जो हमारी महफिल में आए हैं। क्या बात सर। जी सर, जी जी। आपका भी बहुत हार्दिक स्वागत है सर। आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आपके जितने श्रोता हैं, दर्शक हैं, उन सबको भी तहे दिल से यहाँ सब अभिवादन करता हूँ। मैं बेलारूस के मिन्स्क शहर से जी। और जैसा कि अखलाक भाई ने बताया, मेरा नाम प्रियांशु झा है और मैं बेलारूस के नाम से जो देश है आप जानते होंगे, जो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता है, और मैं यहाँ के मिन्स्क शहर से अभी बात कर रहा हूँ आप सभी के साथ में। और आप सभी जो मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, आप सभी को पता होगा, मेरा भी एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है जिसे कहते हैं बिग बॉयज लाइफ के नाम से। जी जी। और मैं यहाँ पे बेलारूस की जो जिंदगी है उसके बारे में बात करता हूँ। तो थैंक यू अखलाक भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना इस काबिल समझा कि आपने मुझे अपने यूट्यूब चैनल पर मुझे इन्वाइट किया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत आपका इस्तेमाल है सर। आपका दरअसल में इंट्रोडक्शन हुआ था, मैं इनको फॉलो कर रहा था। हमारे जो बैकपैकर है मिथिलेश बैकपैकर, जो अभी बेलारूस के दामाद भी बन गए हैं, तो उनको फॉलो करके जब आपकी पहली मुलाकात हुई थी उनकी बेलारूस से, जब से मैं तकरीबन 2 साल का अर्सा हो गया, उससे ज्यादा मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, और बहुत अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके होते हैं सर। आज खास जो हमारी आपके साथ जो बातचीत, जो इंटरव्यू जो होने वाली है, उसमें मैं सबसे पहला जो मैं चाहूंगा कि आप इंडिया में कहां से हो और इंडिया से लेकर बेलारूस तक का सफर एक शॉर्ट में बता दें, ताकि फिर हम अगले जो क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। सर, मैं मध्य प्रदेश का हूँ सर। हालांकि मैं पैदा तो उड़ीसा में हुआ था, क्योंकि मेरे नाना जी वहां पे जॉब करते थे, लेकिन मैं पला बढ़ा मध्य प्रदेश में हूँ। और मेरी पूरी जो बाकी जो पढ़ाई है बाद में इंदौर शहर में है। पहले मैं दूसरे शहर में था, मगर 12वीं के बाद मैं इंदौर शहर में आ गया। और उसके बाद ढेर सारी अलग अलग चीजों में जाने के बाद में, ढेर सारे अलग अलग स्ट्रीम में जाने के बाद में, जो ऊपर वाला है मुझे बेलारूस लेकर के आ गया। मैं काफी देशों में मैंने काम करने की कोशिश की। इनफैक्ट मैंने भारत में भी काम करने की कोशिश की। उसके बाद कुछ समय मैंने यूएई में भी काम करने की कोशिश की। मैंने वहां पे बिजनेस किया, सिंगापुर में बिजनेस किया। और उसके बाद ऊपर वाला मुझे किसी का मतलब सिंगापुर में मुझे किसी से मुलाकात हुई, तब तो मुझे बेलारूस के नाम से ऐसा देश है ये भी नहीं पता था। और वहां से मुझे बेलारूस के बारे में पता चला। मैं पहली बार यहाँ घूमने के लिए आया, और जब मैं घूमने के लिए आया तो मुझे लगा कि शायद ये वही देश है जहाँ मैं आकर के मतलब रहना चाहता हूँ, बसना चाहता हूँ।
जी। और बस फिर मैं यहाँ पे बस गया। मुझे लगभग 11-12 साल लगभग हो रहे हैं सर। तो वहाँ 2011 परमानेंट आपको से। वीजा में रेसिडेंस मिल गया, पीआर मिल गया है? जी सर, मेरे पास यहाँ इस देश का परमानेंट रेसिडेंसी है और पीआर है। मतलब पीआर इस सेम जैसे दुनिया के दूसरे देशों में ग्रीन कार्ड होता है, उस तरीके से यहाँ पे पीआर होता है सर। तो मुझे इस देश का पीआर मिला हुआ है। पीआर और नेशनलिटी में फर्क ये है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरे पास भारत का पासपोर्ट है, लेकिन इस देश का मेरे पास में परमानेंट रेसिडेंसी है। मेरे ख्याल से मेरे पास अभी रखा हुआ है। आई कैन शो यू। अगर आई डोंट नो दिस इज इंटरेस्टिंग, आपके लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है या नहीं है, बिल्कुल पर यहाँ का पीआर हर बारीक चीज जो है सबको जानना जरूरी है। जी जी जी, इस तरीके से पीआर होता है सर। जी, इस देश का भी पासपोर्ट की तरह होता है, बस यहाँ का जो पासपोर्ट होता है वो ब्लू कलर का होता है और जो पीआर होता है ये ऐसे ग्रीन कलर का होता है। और जी जी जी, और लगभग उसमें जितनी भी चीजें हैं, मैं माफी चाहूंगा, मैं जो पर्सनल डाटा है उसे हटाने की कोशिश करूंगा। हाँ जी जी, है ना, माफी चाहता हूँ। इस तरीके से पीआर होता है सर, सेम पासपोर्ट की तरह दिखता है। जी बिल्कुल। तो ऐसा पीआर होता है सर। और मैं यहाँ पे, तो पीआर होने का फायदा ये है कि जितने भी नागरिकों को लगभग जो सुविधाएं हैं वो मुझे मिली हुई है। और जैसे मैं यहाँ पे नौकरी भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बिजनेस भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे जो मेडिकल मुफ्त है वो भी मुझे मिलती है। यहाँ पे पढ़ाई की जो सुविधा है मेरे बच्चों को वो भी मिलेगी। तो जितनी भी जो सुविधाएं हैं नागरिकों को, बस मैं यहाँ पे एक तो वोट नहीं दे सकता हूँ, है ना, और ऐसी ऐसी 2-3 छोटी मोटी चीजें जो नहीं कर सकता, बाकी सभी चीजें इक्वल टू नेशनल जो है हमें मिली हुई है। पर नागरिकता मेरी भारत की है। जी जी, अच्छा, लेकिन वहां जब आप गए और आपको लगा कि ये कंट्री मेरे लिए है या मेरे लिए सुटेबल है, लेकिन किस बेस पे आप वहां पे रहे थे? किस बेस पे? एज ए जॉब करने गए थे? क्या मतलब क्राइटेरिया क्या था आपके लिए उस वक्त? आपका सवाल बहुत अच्छा है सर। एक तो सबसे पहले जब आप शुरुआत में यहाँ आते हैं तो आने के लिए आपको टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट मिलता है सर, है ना, जिसे रजिस्ट्रेशन या पसवानिया कहते हैं, मतलब टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट कहते हैं। और टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट सबसे पहले मैंने लिया वो बिजनेस के बेस पे लिया, क्योंकि टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट के कई सारे तरीके हो सकते हैं इस देश में काम करने के लिए। अगर आप इस देश में अपना बिजनेस खुद का खोलें तो भी आप थ्रू वर्क अपनी कंपनी में डायरेक्टर बन करके आप टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट ले सकते हैं। टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट इस देश का अप्रोक्सीमेटली जो मेरा था वो हर साल रिन्यू होता है, और वो हर साल रिन्यू होने के बाद में मिलता है। दूसरा एक तरीका और भी है टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट लेने के लिए, जैसे कि मेरे खुद के मैंने भी एक साल वैसे 1-2 साल ऐसे रहा हूँ, और मेरे भाई खुद के जो कजन है वो भी रहे, कि अगर आप इस देश में एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले लेते हैं, मतलब रहने योग्य मकान ले लेते हैं, जी जी, तो उसकी कीमत कुछ भी हो लेकिन वो रहने योग्य होना चाहिए, तो भी आपको टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट इस देश का मिल जाता है। ये मैंने भी, मुझे ये मेरा, मैं कोई लीगल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, हालांकि मैं ऐसे बिजनेस कंसल्टेंट रजिस्टर्ड हूँ। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो है ना सर, जैसे तुर्की है और अदर कंट्रीज है, कहीं पर 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया, कहीं पर 50 लाख का है, जैसा जमैका या फिर जो अपना साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो है छोटी छोटी, वहां की गवर्नमेंट ऑफर देती है सिटीजनशिप की, क्या इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट कीजिए, अदर प्रॉपर्टी लीजिए या बिजनेस इन्वेस्ट कीजिए, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ऐसा वहां पे कुछ बेलारूस में ऑप्शन है क्या? जी सर, बिल्कुल है इस तरीके का। सिटीजनशिप तो नहीं, जो पीआर मेरे पास में है ऐसा ही पीआर अगर कोई बेलारूस में आके तत्काल 1.5 लाख यूरो का वो अप्रोक्सीमेटली जो होता है, अब बास के हिसाब से कहते हैं लगभग वही 1.5 लाख यूरो होता है, तो 1.5 लाख यूरो के आसपास का अगर कोई व्यक्ति इस देश में बिजनेस में, प्रॉपर्टी में नहीं, बिजनेस में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो आदमी वो यहाँ पे वो और उसकी जो फैमिली, तो खैर काउंट ही होती है, जो 18 साल से कम के बच्चे होते हैं, तो वो यहाँ पे सीधे पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 1.5 लाख यूरो अगर आपने इस देश में इन्वेस्ट किया है तो आपको सीधे पीआर मिल जाता है, आपको टीआरपी की जरूरत नहीं है जी। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 1.5 लाख यूरो मतलब करोड़ों, इंडिया के करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाए, 1 करोड़ की जरूरत नहीं है। 20 अगर लाख आप से ऊपर 1.25 करोड़ के आसपास। जी, ये मैं सलाह दे रहा हूँ, निर्णय भी ले सकते हैं। उससे बेहतर ही है कि आदमी अपना जो रियल, लेकिन बिजनेस याद रखिएगा कि सिर्फ कंपनी डॉक्यूमेंट वाली नहीं खोलनी है हमें, हमें कोई रियल अगर बिजनेस करना, भले छोटा सा बिजनेस क्यों ना हो, भले वो चाय का बिजनेस क्यों ना हो, भले वो मतलब मैं भले ही हम जूते रिपेयर करने का बिजनेस करो, मतलब कोई सी भी चीज, मैं किसी को
जी छोटा या बड़ा नहीं करता हूँ, यहाँ सभी बिजनेस जो होते हैं उनको बराबर सम्मान मिलता है। तो अगर कोई आदमी यहाँ पे जो रियल बिजनेस करे तो भी वो आदमी इस देश में टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट पे रह सकता है, और उसका परिवार जो है वो उसकी वाइफ और जो बच्चे उनके 18 साल से नीचे हैं वो भी उनके साथ रह सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या है सर? सर प्रोसेस कुछ नहीं है सर, आप एक कोई रियल बिजनेस शुरू करें इस देश में आने के लिए, हाँ है ना, आपको लगता है एक, और आप लोग मुझसे पूछते हैं रियल बिजनेस शुरू करने का कीमत क्या होगी, बजट क्या होगा। बजट का कोई रूल नहीं है सर, बजट का रूल ये है कि वो बिजनेस आप जैसे इंडिया में आप जिस शहर में रहते हैं सर अभी, जैसे मुंबई में आप हैं हूँ, मैं मुंबई में हूँ। मीन्स तो मुंबई से सस्ता है। इंडिया के किसी भी शहर में, मुंबई भी मान लीजिए या किसी छोटे मीडियम साइज के शहर की बात कर लीजिए, वहां पे जिस बजट पे कोई बिजनेस शुरू होता है उसी बजट में यहाँ बिजनेस शुरू हो जाता है। तो यहाँ से हम एज अ टूरिस्ट वीजा पे जाएंगे या बिजनेस वीजा पे जाएंगे, कंट्री में एंट्री किस बेस पे मिलेगी? सर एंट्री की बात है कि देखिए, सबसे पहले तो मैं किसी को भी ये सलाह नहीं दूंगा, मैं बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी बिजनेसमैन को ये सलाह नहीं देता हूँ कि वो तत्काल किसी इन्वेस्टमेंट के लिए दौड़े। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि या तो आपको मन है, अच्छे से आपने रिसर्च कर लिया है, तो शायद आप किसी बिजनेस के हिसाब से आए तो आपको हम सीधे किसी लॉयर से कनेक्ट कर देंगे और वो आपको करेंगे। लेकिन ये हिस्सा सिर्फ उसी ने करना चाहिए जिसे सब कुछ कंफर्म मालूम हो, मतलब उसको कंफर्म हो चुका कि मैं ये बिजनेस करने वाला हूँ। पर अगर अभी तक आपने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है कि आप ये कोई बिजनेस करने वाले हैं या कंफ्यूजन में है, तो जल्दीबाजी मत कीजिएगा, इस देश को घूमने के लिए आइए, एज ए टूरिस्ट आइए। सर उसके बारे में बताइए, एज ए टूरिस्ट या ट्रैवलर जो आते हैं तो उनके बारे में थोड़ा बता कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है। कोई अगर देख लेगा, पहले आके विजिट करेगा, घूमेगा, और वहां का पहले स्टडी करेगा, सर्वे करेगा, तब कहीं जाके डिसाइड करेगा कि मेरे लिए क्या सुटेबल है और क्या आसानियां हैं। बिल्कुल सर, देखिए इस देश को घूमने आने के 2-3 तरीके हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये देश के कई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैं इस देश के फ्री इकोनॉमिक जोन जो है, यहाँ पे 3 राज्य हैं ना, उन राज्यों के फ्री इकोनॉमिक जोन जो होते हैं, जो कि इंडस्ट्रीज जहाँ पे होती हैं, मैं उनका इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन अटॉर्नी हूँ सर। ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है और मैं इनका इंफॉर्मेशन अटॉर्नी हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। हमारे इंडियंस के लिए प्राउड की बात है, हम इंडियंस के लिए प्राउड की बात है कि हमारे जो है झा साहब जो है वहाँ इतनी बड़ी पोस्ट पर है। जी जी सर, एक छोटा सा सेवक हूँ, और जो भारत का हिस्सा है या साउथ एशिया है, ये सभी कुछ मेरे कार्य के क्षेत्र में आता है। मिडिल ईस्ट भी मेरे कार्य के क्षेत्र में आता है। तो मैं वो भी कई बार फ्री इकोनॉमिक्स, लेकिन फ्री इकोनॉमिक्स में बड़े इन्वेस्टर्स के लिए होता है। तो लेकिन उसके अलावा यहाँ के चेंबर ऑफ कॉमर्स या बहुत सारी अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पे बिजनेस फोरम और इन्वेस्टमेंट फोरम भी कराती है। तो अगर कोई सीरियस बिजनेसमैन है तो ऐसे किसी फोरम में भी आ सकते हैं, जो यहाँ पे साल में कई बार होते हैं, और इस देश को देख सकते हैं। और अगर चाहे तो मैं उसकी मदद भी करता हूँ, आपको बाद में अपना कॉन्टेक्ट डिटेल भी दूंगा। अगर कोई सीरियस बिजनेसमैन है, थोड़े बड़े बिजनेसमैन है, तो दे कैन कम ऑन बिजनेस फोरम्स एंड आई कैन ट्राई टू हेल्प देम आउट। एक तो ये तरीका हो सकता है। लेकिन अगर किसी ने कंफर्म नहीं किया और वो छोटा बिजनेसमैन है, छोटा सा बिजनेस शुरू करना है, तो मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वो यहाँ पे पहले तो देश को देखें, समझिए। क्योंकि कई बार जो सलाह दे रहा है, हो सकता है मुझे जो चीज अच्छी लगती है वो आपको अच्छी न लगे, या किसी और भाई आपके जो श्रोता है, दर्शक है, उनको अच्छी न लगे, या वो कर न सके। सही बात है ना। तो मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को पहले इस देश को घूमना चाहिए। और उसके अलावा आप याद रखिए कि इस देश में करप्शन नहीं है। देयर इज नो करप्शन इन दिस कंट्री एंड यू डोंट हैव टू पे एनी मनी टू एनीबॉडी अंडर द टेबल। एवरीथिंग इज वेरी क्लीन, वेरी ट्रांसपेरेंट, है ना सर। आपको सिर्फ लीगल ही काम करना है यहाँ पे, और किसी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है ना। और बिजनेस का डिसीजन भी सबने वही लेना है कि वो खुद अपने मन से डिसीजन लीजिए, जो बिजनेस आपको खुद करना आता हो। ये आपके श्रोताओं को मैं कहूंगा। और घूमने के लिए आए वो, और यहाँ पे अगर वो यहाँ इस देश में घूमने के लिए आना चाहते हैं, मैं भी यहाँ की टूरिज्म की ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत और बेलारूस के टूरिज्म को प्रमोट करती है, मैं उसके बोर्ड में भी हूँ। और उसका नाम है बेल इन ट्रेवल। जी मैं, आप मुझे लिंक देंगे तो मैं उसको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। जी आप उनसे संपर्क करें, मेरा रेफरेंस दें कि है, लेकिन
प्लीज याद रखिएगा कि वो बहुत सीरियस ऑर्गेनाइजेशन है। सीरियस मतलब दे आर इनटू ऑफिशियली, और एम्बेसी भी में भी रिकॉग्नाइज है, और बहुत ही ऑफिशियल लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो सिर्फ टूरिज्म के लिए आइए, और टूरिज्म वाले लोग यहाँ पे आके जॉब नहीं कर सकते सर। जो लोग टूरिज्म में आए हैं, है ना, वो जरूर समझिए कि उनका पर्पस टूरिज्म और देखना, देश को देखना ही होना चाहिए। तो टूरिस्ट के लिए क्या कंपलसरी वहाँ पे इनविटेशन लेटर कंपलसरी है? जी सर, आप किसी भी यहाँ की टूर ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ और मैं उन्हें क्लीन अच्छे समझता हूँ, लेकिन आप किसी से भी ले सकते हैं। आप चाहे तो एम्बेसी से भी सीधे संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपको रिकमेंड कर सकते हैं, है ना। आप उनसे भी, या काउंसिल, मुंबई में काउंसिल भी है, वो भी आपको रिकमेंड कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ बेल इन ट्रेवल को, और आप उनसे पूछे, वो आपको टूर पैकेज बना के दे देंगे। अच्छा। जैसी मुझे लेटेस्ट जानकारी थी आखिरी बार में कि उनका जो टूर पैकेज है, जिसमें एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप और 2 स्टार होटल, जो मेरे ख्याल से $450 से 7 दिनों का पैकेज शुरू होता है। अच्छा, इंक्लूडिंग मतलब वीजा प्रोसेस, पिकअप ड्रॉप, होटल सपोर्ट, जी, वीजा सपोर्ट, इनविटेशन, उसकी कोई एडिशनल चार्जेस नहीं दे रहे हैं। इसमें सब कुछ पैकेज में इंक्लूड होता है, स्टे भी और ब्रेकफास्ट भी। लेकिन आप इसको डबल एक बार चेक कर लीजिएगा, ये लेटेस्ट लास्ट बार जो हुआ था ये मिनिमम पैकेज था, बट यू हैव टू डबल चेक इस बजट के आसपास में। लेकिन फ्लाइट की टिकट आपकी खुद की होगी, फ्लाइट की टिकट, इंश्योरेंस, है ना, और बाद में डिनर और आगे जो है वो सब चीजें अलग होंगी। लेकिन एक छोटा कम से कम आदमी $400-500 भी किसी के पास में है और फ्लाइट की टिकट पैसे कटा सकता है, तो आदमी इस देश को देखने के लिए आ सकता है, घूम सकता है 7 दिनों में जी। हाँ। और इसके लिए किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। एजेंट मतलब आप समझ रहे, बीच में किसी को एडिशनल पैसे, कोई करप्शन, नो सर, आपको कुछ की चीज की जरूरत नहीं है। आप इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल है, ई वीजा है या फ्री वीजा, एंट्री फ्री है? नहीं सर, इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर किसी इंडियन के पास में, भारतीय पासपोर्ट होल्डर के पास में, अगर उनके पास में शेंगन कंट्रीज का वीजा है, और अगर वो मल्टीपल एंट्री है और ऑलरेडी एक बार उसमें उन्होंने ट्रेवल कर लिया है, मतलब ऑलरेडी वो एक ट्रेवल उसमें ओपन कर चुके हैं, या तो वाया यूरोप आए या उन्होंने पिछले बार कभी गए थे। मल्टीपल एंट्री का जैसे होता है किसी का 3 महीने का, 6 महीने का, साल का लगा हुआ है, तो फिर उसको वीजा लेने की जरूरत नहीं है 30 दिनों के लिए। लेकिन जो अपना बेलारूस है वो शेंजन का पार्ट नहीं है। नहीं है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट नहीं है। यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट नहीं है सर, और शेंगन का भी पार्ट नहीं है, और यूरोजोन का भी पार्ट नहीं है, लेकिन वो ईस्टर्न यूरोप का यूरोपियन कंट्री जरूर है, जिसकी अपनी ओन करेंसी है। जी जी, बेलारूस की करेंसी है सर, इसे BYN कहते हैं, है ना, बेलारूशियन रूबल कहते हैं। और ये शेंगन का भी पार्ट नहीं है, ये यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट नहीं है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, मगर बिल्कुल यूरोप के महाद्वीप में ही आती है जी, है ना, मतलब यहाँ से कुछ दूर नहीं है। अभी तो जो मौसम, कोविड के पहले के जमाने तक की बात बता रहा हूँ आपको, कि जब जैसे यहाँ डोसा नहीं मिलता था, तो मैं डोसा खाने के लिए यूरोप में दूसरा शहर है विल्नुस में, वहां जाता था, वहां बहुत अच्छा डोसा मिलता था, है ना। या फिर मैं यहाँ से मैं कार से स्विट्जरलैंड तक गया हूँ। जर्मनी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, या प्राग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कार से यहाँ से स्विट्जरलैंड को ड्राइव करके गया हूँ सर जी। अभी लेकिन इंडियन एंड पाकिस्तानी वाला जो होटल्स वगैरह काफी खुले हैं, ऐसी मालूमात मिली है। जी जी, कुछ भारतीयों ने यहाँ पे छोटे फास्ट फूड वगैरह भी खोले हैं, जिन्होंने लाउंज भी खोला है, इस तरीके से किया है, और दे आर डूइंग गुड, अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग जी। अच्छा, किसी के पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है लेकिन टैलेंटेड है, वो अच्छा इंजीनियर है वगैरह, हाँ, या IT का एक्सपर्ट है, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पर है एक्सपर्ट्स के लिए? जो जॉब के बारे में कहूँ कि बेलारूस ओपन जॉब मार्केट नहीं है, जैसे कि गल्फ में होता है, कोई भी आके जॉब नहीं कर सकता। जैसे अमेरिका में भी लोग जाते हैं, जर्मनी में जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, अदर कंट्रीज में जाते हैं, वैसा ओपन मार्केट नहीं है। जी, बिल्कुल ओपन मार्केट नहीं है सर जॉब के लिए, ये बात बिल्कुल सच है। बेलारूस में जॉब के लिए क्या रूल है, मैं आपको कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी जो होती है, वो फॉरेन टैलेंट को तभी हायर कर सकती है अगर वो टैलेंट बेलारूस में उसे नहीं मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ड्राइवर बनना चाहता है, या कोई रिसेप्शनिस्ट बनना चाहता है, कोई सेल्समैन बनना चाहता है, तो वो तो टैलेंट यहाँ मिल ही जाएगा ना। अगर मेरी कोई कंपनी है, मैं कहूँ कि मुझे एक रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है, तो फिर मैं इंडिया से नहीं ला सकता, क्योंकि वो तो मुझे यही मिल रहा है। तो इंडिया से या दूसरे देश से वो कंपनी तभी हायर कर सकती है जब वो टैलेंट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा टाइट, ऐसा नहीं इसका मतलब कि फॉरेनर यहाँ पे जॉब नहीं कर रहे हैं। जैसे कई सारे रेस्टोरेंट में जो शेफ हैं वो भी इंडियंस हैं, और कई सारी जगहों में इंडियन है, ऐसा नहीं है।
लेकिन वो एक सख्त है, लिमिटेड है और बहुत टाइट मार्केट है। एक तो ये बात है। और दूसरा, दूसरे देशों की तरह आपको यहाँ पे सैलरी का भी डिफरेंस आपको मिलेगा। अगर जॉब करने कोई आ रहा है तो मैं उसे बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं करूंगा बेलारूस पे आने के लिए, है ना सर। लेकिन आईटी वाले जो है बेलारूस आईटी के मामले में बहुत डेवलप्ड है और यहाँ में बहुत सारी बड़ी आईटी कंपनीज भी है और कई सारी बड़ी कंपनी, जैसे आपको पता होगा कि वाइबर जो है वो बेलारूस में बना है और वॉर गेमिंग जो है ना, जो कि वर्ल्ड ऑफ टैंक है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी, ईपाम यहाँ पे है, ऐसी बहुत सारी बड़ी कंपनीज यहाँ पे आईटी में। और आईटी में भी ढेर सारे लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं भारत से और वो काम भी कर रहे हैं। तो अगर आप कोई आईटी स्पेशलिस्ट है तो शायद आपको यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए। वो भी किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। अगर वो आईटी स्पेशलिस्ट है तो उसी कंपनी पे सीधे जाएं, उनके सीधे करियर ऑप्शन में अपना सीवी डालें और वो काम करें। एजेंट्स की जरूरत उन्हें भी नहीं है। लेकिन आईटी स्पेशलिस्ट है तो शायद, या कोई ऐसे स्पेशलिस्ट है तो शायद उन्हें यहाँ पे जरूर ट्राई किया जा सकता है। लेकिन जॉब के लिए फिर भी मैं ऑटो एक्साइट करूंगा सर। मैं आपको सर आपका एक क्या ख्याल है कि बहुत सारे लोग हैं ना जिसको डोंकी मारना कहते हैं या कबूतरबाजी कहते हैं कि एजेंट्स के पास जाते हैं और एजेंट 30-35 लाख वाला जो बिल है उनसे ले लेंगे, चीट करते हैं और एक कंट्री से यूरोप में एंट्री करने के लिए कभी बेलारूस या अदर कंट्री का इस्तेमाल करते हैं और वहां से फिर दूसरे अपने चैनल के जरिए उनको एंट्री दिलाने के काम कराते हैं। तो ये कहाँ तक सही बात है? सर मैं इसके लिए बिल्कुल भी, मेरे भारत के दोस्त या मेरे पड़ोसी देशों के दोस्त भी, मैंने क्योंकि कई बार सुना है, न्यूज में भी देखा है, कभी कभी इधर भी सुना है, तो उसमें यह है कि मैं किसी भी व्यक्ति को, देखिए भारत में एक तो आपने जैसे कहा 30-30 लाख 35-35 लाख रुपए दे करके वो कहीं जाना चाहते हैं, ऐसा उन्हें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक तो बेलारूस में याद रखिए, बेलारूस इज वेरी स्ट्रिक्ट, बेलारूस लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट, so never try to do this। एक तो बेलारूस, मैं दूसरे देश की बात, मैं बेलारूस में रहता हूँ, यहाँ पे इसकी कोशिश भी मत कीजिएगा। यहाँ से कोई डोंकी नहीं जा सकता है। Nobody can go anywhere by walk और by train। यस, ट्रेन चलती है या फिर बस भी चलती है यहाँ से, या है ना, बिल्कुल रोड भी है यहाँ से, लेकिन उसके लिए वीजा की जरूरत पड़ती है। ऐसे जुगाड़ यहाँ पे कुछ भी नहीं चलेगी। और जितने भी मेरे भाई हैं भारत में बैठे हुए, अगर वो इस चैनल को देख रहे हैं, समझ रहे हैं आपके अखलाक भाई के, तो मेरे भाइयों प्लीज, आपका इतना पैसे में आप तो यहाँ पे असली का बिजनेस शुरू कर सकते हो और असली के पैसे कमा सकते हो और लीगली रह सकते हो। और ये पैसा आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है। आपके बिजनेस, आज ये पैसा मुझे भी देने की जरूरत है, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। तो जब आप अपने बिजनेस में खुद इन्वेस्ट कर सकते हो तो आपको किसी एजेंट को देने की जरूरत ही क्या है? एक तो ये बात हो गई। फिर अगर आप इस देश में रहते हैं तो फिर आपको तो दुनिया के वीजा वैसे भी मिल जाते हैं ना, आपको इस देश का पीआर मिलता है, इस देश का रेसिडेंस परमिट मिलता है, तो आपको भी फिर आपकी ज्यादा आसानी हो जाती है। तो आप किसी भी देश में अगर घूमने भी जाना चाहते हैं तो यहाँ से जाते हैं। मैं तो जाता ही हूँ ना, मैंने भी जो पहली बार यूरोप का वीजा यहीं से लिया था, लेकिन मैंने कोई इलीगल वे, किसी को भी इलीगल वे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। एंड प्लीज, दुनिया जो है, आप अपने देश में सुरक्षित हैं, अच्छे से हैं, और अगर आप किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं तो सिंपल फॉलो द लीगल वे ओनली, डोंट ट्राई दिस इलीगल वे। ये अंत में आपके पैसे भी खराब कर देगा और आपकी जिंदगी भी खराब कर देगा सर। जी, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स से गुजारिश करूंगा कि हमारे जो झा साहब हैं, प्रियांशु झा साहब, उनका चैनल है, उनका चैनल का नाम है बिग बॉयज लाइफ, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पे नाम भी दिखेगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, जरूर क्लिक करें और उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस उनके चैनल पर है, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करते हैं और इनका समझाने का अंदाज, और सबसे पहले मुझे इनकी एक चीज अच्छी लगी कि बहुत ही डाउन टू अर्थ। इनके 1000-1200 भी सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, मैं तब से ये इनको देख रहा हूँ, आज 80,000 से भी ज्यादा इनके सब्सक्राइबर्स हैं। अक्सर हफ्ते में एक आध बार तो लाइव आते भी हैं, कल भी आए थे, परसों भी आए थे, और इनको जो भी मैसेज करते हैं रिप्लाई भी करते हैं। प्लीज इनको डिस्टर्ब ना करें। मैं इनकी सारी डिटेल आपको दे दूंगा स्क्रीन पर, डिस्क्रिप्शन में। अननेसेसरी एकदम बचकाने क्वेश्चन न करें। आप जेन्युइन हैं, आप जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं विजिट करें, वहां पे टूर करें, तो उनसे जरूर गाइड लें। उनकी अपनी जो ट्रैवल कंपनी है उसका लिंक भी मिलेगा, वेबसाइट वेब एड्रेस भी मिलेगा, और ईमेल भी है, ईमेल आईडी भी मैं जरूर दे दूंगा आप लोगों को। इनसे भरपूर मदद लें। और कभी क्या होता है कि अगर आप कुछ गलत काम करते हैं, गलत हरकत करते हैं, हमारे जो अपने जो ये प्रियांशु झा साहब है, ये नाराज हो जाएंगे, डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो उनको डिसअपॉइंट न करें, बल्कि उनको आप पूरा कोऑपरेट करें, उनसे सही फायदा उठाएं।
बिल्कुल जायज फायदा उठाएं। मैं आगे बढ़ने से पहले सर एक बात करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हम इंडिया देखते हैं, अदर कंट्रीज के भी देखते हैं कि वहां पे लड़कियों से शादी करने के बाद सेटल होते हैं। लेकिन एक बात है कि अदर जो कंट्रीज में नाम नहीं ले रहा हूँ, वहां पे लड़कियां पैसा लेती है, शादी करती है और वो उनको मतलब अपना 5 ईयर्स 7 ईयर्स हाँ और वहां की सिटीजनशिप लेते हैं। बेलारूस में ये चीज नहीं होती है। वहां पे जेन्युइनली लड़कियां बहुत ही प्यारी, डाउन टू अर्थ और हस्बैंड के साथ निभाने वाली लड़कियां होती है। ये मैंने कई मतलब वीडियोस के लिए भी देखा है। और हमने हमारे रिसेंटली जो हमारे जो ये है क्या बोलते हैं बैकपैकर क्या नाम मिथिलेश जी, और उनकी भी शादी हुई है, उनकी फैमिली को भी देखता हूँ, बहुत ही अच्छे लोग हैं। सर इसके बारे में थोड़ा सा हमारे नौजवान को गाइड करें। थैंक यू सर, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि बेलारूस में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो बहुत ही अच्छी होती हैं, घरेलू होती हैं और परिवार का ध्यान रखने वाली होती हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने अगर हाई हील पहन ली या उन्होंने नाखून बढ़ा लिए तो घर का काम नहीं करेंगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लड़कियां बिल्कुल घर का काम करने वाली होती हैं, जैसे, और यहाँ पे काम वाली नहीं होती, सबको घर के काम खुद ही करते हैं मैक्सिमम लोग, है ना। तो और लेकिन इस देश में कोई भी, हाँ ये बात सच है कि इस देश में अगर कोई शादी करता है तो उसे फिर बाकी कोई इन्वेस्टमेंट और ये सब की जरूरत नहीं, उसे तत्काल पीआर मिल जाता है, मतलब विद इन 3 मंथ्स और जो भी है 6 मंथ, वो उसको यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंसी भी मिल जाती है ना, जैसे मिथिलेश भाई को मिली हुई है ना, अप्रोक्सीमेटली 1 साल के अंदर में उनको मिलेगी, तो वो भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे फेक शादी नहीं होती है। जैसे हमारे जो मिथिलेश भाई है, वो उसमें प्यार करते हैं, उनका परिवार बड़ा हो रहा है, हमारी जो बहू है, भाभी है, आप जो भी कहें, है ना, तो वो वाकई बहुत उनसे प्यार करती हैं, उनका परिवार, तो अब उनके बच्चे भी होने की तैयारी में है ना, तो वो आगे बढ़ रहे हैं, मतलब मुंबई से समझिएगा कि वो भी सच है, और जी वो भी मुंबई से है सर। तो यहाँ पे सच में अगर कोई शादी करता है, उसे डेफिनेटली उसे इस देश का प्यार मिलता है, लेकिन शादी यहाँ पे सच में होती है। और दूसरा, यहाँ पे अरेंज मैरिज नहीं होती है, यहाँ पे लोग एक दूसरे को देख के, समझ करके और प्यार करके ही शादी करते हैं। जी 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 सर, और कुछ कहना चाहेंगे? सर बस मैं यही कहना चाहूंगा मेरे भारत के जितने दोस्तों से, अगर आप बेलारूस घूमने आना चाहते हैं, आपका स्वागत है, और आप बेलारूस घूमने आइए। पहले तो बेलारूस को घूमिए, बहुत खूबसूरत देश है, और सबसे बड़ी बात है खाली खूबसूरत नहीं देश है, ये देश बहुत सुरक्षित भी है। यहाँ पे कोई करप्शन नहीं है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, और सब कुछ जीवन जो है साफ सुथरा चलता है। तो पहले इस देश को देखिए, है ना। अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, डेफिनेटली आइए, लेकिन रियल बिजनेस के आइडिया के साथ में आइए, ये मैं कहना चाहूंगा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी अपना निर्णय थोड़ा देख के समझ के, जल्दबाजी मत कीजिएगा, है ना, ये चीजें कहता हूँ। और चौथी बात यह है कि अखलाक भाई, आपको मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप एक बहुत अच्छे काम में, अच्छे कर्म में निकले हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को एक सही रास्ता बना रहे हैं। तो हमारे अखलाक भाई को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मुझसे बात की बहुत इज्जत से, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, दिल के साफ व्यक्ति हैं, और अपना कीमती समय निकाल के लोगों का वो मदद करना चाह रहे हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अखलाक भाई को जितने लोग हैं वो सब्सक्राइब भी करें और उनके चैनल को सपोर्ट करें। भाई अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो हम, हर कोई जो आदमी अच्छा काम कर रहा है, हमारा कर्म बनता है कि हम उसे प्रमोट करें और उसे प्रोत्साहित करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।